हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके? कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की? तो मैं हारिस मुस्तफा आप सभी दोस्तों का आपके अपने परिवार टीचर्स एकेडमी में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। फटाफट से आ जाइए, जैसे कि आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन का टॉपिक। बहुत इंपॉर्टेंट है और ग्रेविटेशन का टॉपिक हम 2 से 3 लेक्चर में खत्म कर देंगे। इसमें से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है टीजीटीज में भी और पीजीटीज में भी। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी 2024, वैसे 24 में क्या, अब तो 25 में जाने की उम्मीद है, तो 2025 ही बोल दीजिए, ज्यादा बेहतर है। और तैयारी कर रहे हैं टीजीटी साइंस की या पीजीटी फिजिक्स की, तो ये टीजीटी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ पीजीटी वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप फटाफट से आ जाइए, जिससे कि हम लोग स्टार्ट करेंगे। जय हिंद एवरीवन, जय हिंद, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, देखिए थोड़ा सा मैं लेट हूँ, इसके लिए मैं पूरी तरह से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि जाम बहुत तगड़ा लग जाता है और मुझे घर से 1 घंटा 1.5 घंटा पहले मैं निकलता हूँ। फिर भी मुझे वैसे तो मैं टाइम से आ जाता हूँ, लेकिन ये कि कभी कदार 2 4 5 10 मिनट लेट हो जाता है। नमस्ते सर, नमस्ते विवेकानंद जी, आ जाइए भैया। तो तो यहाँ पे हमारा ब्रह्मास्त्र विजेता बैच स्टार्ट हो गया है टीजीटी साइंस का, जिसमें हम और डॉक्टर महेश सर केमिस्ट्री की क्लास लेंगे, मैं फिजिक्स की क्लास लूंगा। वैलिडिटी आपकी यहाँ पे 6 मंथ की होगी। आपको इसमें बेनिफिट ये मिलने वाला है, लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, स्टडी मटेरियल, पीडीएफ नोट्स और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। और इतनी रिजनेबल प्राइस पे, इतनी कम प्राइस पे इतनी सारी बेनिफिट्स जो आपको मिल रहा है, ये काबिल तारीफ है और बहुत है। वजह यह है कि फीस बहुत कम है और वजह यह भी है कि ये 6 मंथ की वैलिडिटी है। अब आपका परीक्षा कभी भी हो, 2 4 5 महीने में कभी भी हो, तो ये वैलिडिटी रहेगी, आप उसको बार बार रिवाइज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप अपने नोट्स आपने बना लिए हैं, तो आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट करिए। चलिए जी, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अरे माफ करिए विवेकानंद जी, मैं स्टार्ट करता हूं, जैसे आप कहेंगे वैसे करूंगा। ठीक है। तो पीजीटी फिजिक्स के लिए भी ब्रह्मास्त्र विजेता बैच स्टार्ट हो गया है और वो सारी बेनिफिट्स आपको यहाँ पे भी मिलेंगे। 6 मंथ की वैलिडिटी आपको मिलेगी। और अगर आप इच्छुक हैं ज्वाइन करने के लिए, तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, बैच ज्वाइन करिए। बाकी तो आपको पता है क्लासेस कैसी चलती हैं कैसी नहीं चलती, सब आपने एनालिसिस कर लिया है पहले से ही। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ग्रेविटेशन। और ग्रेविटेशन, चलिए ग्रेविटेशन जैसे सब लोग स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन से, वैसे हम भी स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन से। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बहुत आसान है भाई, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अच्छा, सबसे बड़ी बात कि हम इस चैप्टर को ना इलेक्ट्रोस्टैटिक से भी कंपेयर करके पढ़ेंगे, तो और मजा आएगा पढ़ने में। और साथ ही साथ आपको देखो 2 चैप्टर की तैयारी भी होगी, आप ग्रेविटेशन भी तैयारी करते जाओगे और साथ ही साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की भी तैयारी करते जाओगे। तो मैं एक तीर से 2 निशाने लगाने वाला हूं, ठीक है। चलिए, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स के अनुसार, न्यूटन्स ने क्या बोला कि ऑन द बेसिस ऑफ कैपलर्स प्लेनेटरी मोशन, न्यूटन ने कैपलर्स के प्लेनेटरी मोशन के बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन किए। क्या ऑब्जर्वेशन किए इन्होंने? ये ऑब्जर्वेशन किया, सबसे पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि अगर 2 ऑब्जेक्ट जिनके मास क्रमशः m1 m2 हैं, अगर एक दूसरे से r दूरी पे रखे हैं, तो इन दोनों के बीच में एक इंटरनल, एक आंतरिक बल कार्य करता है, जिसे हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है जी। चलिए, तो इनको पहला ऑब्जर्वेशन था, अगर मान लीजिए m1 और m2 दो मास के ऑब्जेक्ट हैं, एक दूसरे से अगर केंद्र से इनकी बीच की दूरी क्रमशः x है, मतलब x है, तो इनके बीच एक बल कार्य करेगा और ये जो बल होगा वो कैसा बल होगा? इंटरनल फोर्स होगा। तो इंटरनल फोर्स जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम एफ जी से नोट करते हैं। इस ग्रेविटेशनल को सेंट्रल फोर्स भी बोला जाता है, इस ग्रेविटेशनल फोर्स को सेंट्रल फोर्स भी बोला जाता है और इसको कंजर्वेटिव फोर्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कंजर्वेटिव फोर्स भी बोला जाता है। तो इन्होंने ये देखा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इन दोनों के मास के गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये जो मास होता है इनके गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो एफ जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। और दूसरी
बात इन्होंने ऑब्जर्वेशन ये करी, दूसरा ऑब्जर्वेशन इन्होंने ये किया कि इनके बीच में लगने वाला जो बल होगा वो इनके बीच की दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब इनके बीच में लगने वाला बल जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं वो इनकी बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो इनका अच्छा साउंड हल्का आ रहा है नाउ, अब बताइए एम आई ऑडिबल, क्या मेरी आवाज आ रही है नाउ, इज इट क्लियर, सब ठीक है? चलिए, तो पहला ऑब्जर्वेशन ये था। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये था कि द ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। तो जब इन दोनों को मिलाया गया तो यहां से एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला मिला m1 m2 बटे x स्क्वायर। When you remove the sign of proportionality, जब हम यहां पे एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट जोड़ते हैं, इसे बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या बोला जाता है? क्लास डेली चलेगी क्या यूट्यूब पे? नहीं जी, क्लास डेली तो नहीं चलेगी। क्लास अगर डेली चला दूंगा मैं यूट्यूब पे तो हमारे पेड वाले बच्चे तो और किसी को मारे ना मारे मुझे तो उठा के ले जाएंगे, है कि नहीं? तो भैया डेली क्लास तो चलना बहुत मुश्किल है ना, हमारे पेड वाले बच्चे नाराज हो जाएंगे कि सर आपको डेली क्लास चलानी है तो आपने हमसे पैसे क्यों लिए, ठीक है ना? तो समझा करिए, मैं यहाँ पे आज और कल क्लास लूंगा, उसके बाद की क्लास सीधा पेड बैच में चलेगी। तो ये देखा गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स इनके बीच की दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जब आप एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट जोड़ा जाता है, इस कांस्टेंट को बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं m1 m2 बटे x स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का रिक्वायर्ड फॉर्मूला है। यहां पे ये जो आप जी देख रहे हैं ना, इसको ये डायमेंशनलेस नहीं है, ये इसको बोलते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? डायमेंशनल कांस्टेंट। इसे बोलते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट। ये डायमेंशनल कांस्टेंट होता है और इसकी डायमेंशन आपको रट्टाफिकेशन मारनी है, बहुत इंपॉर्टेंट इसकी डायमेंशन होती है। इसकी डायमेंशन होती है, याद रखिएगा, ml2t माइनस, ठीक है, ml3 माइनस हो जाएगा m-1 l3t माइनस 2। बोलो, है कि नहीं? इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? m-1 l3t माइनस 2 इज द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बोलिए, क्लियर है क्या? समझ में आ गई बात? और इसकी वैल्यू याद रखिएगा, इसकी वैल्यू g की वैल्यू होती है 6.67 न्यूटन टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होती है और ये कांस्टेंट होती है। पूरे यूनिवर्स में कहीं भी चले जाएंगे ये वैल्यू कांस्टेंट होगी, कभी चेंज नहीं होगी। कांस्टेंट इन होल यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। और इसकी वैल्यू को फाइंड करने का जो श्रेय जाता है कैवेंडिश नाम के साइंटिस्ट को जाता है। किसको जाता है? कैवेंडिश नाम के साइंटिस्ट को इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने का श्रेय जाता है। याद रखिएगा, द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी कितनी होती है? 6.67 × -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने का श्रेय जाता है कैवेंडिश नाम के एक जर्मन साइंटिस्ट को जाता है। कैवेंडिश पूछा गया एग्जाम में। बोलिए जी, क्लियर है क्या? बहुत बेहतर, बहुत बढ़िया। प्रीति जी की भी आंसर सही है, सबने बहुत बढ़िया बोला, बहुत अच्छी बात है। आपकी तैयारी, आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है, मुझे पता है। चलिए, बहुत बढ़िया बात। अब देखिए, फॉर्मूला तो आपके सामने निकल गया। अब देखिए कुछ इस कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, बात समझिएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, देखिए एक बात ध्यान रखिएगा। मान लीजिए दो मास हैं m1 m2, लाइन ज्वाइनिंग, ये इनके सेंटर को ज्वाइन करता हुआ एक इमेजिनरी लाइन है और इसी इमेजिनरी लाइन पर ये फोर्स कार्य करता है। और ये फोर्स कैसा होता है? एक दूसरे के अट्रैक्टिव होता है। कैसा होता है? अट्रैक्टिव फोर्स होता है। इसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, बात याद रखिएगा। अच्छा, ये फोर्स कौन लगा? ये वाला मास इस पे एक बल लगाएगा,
किस पे लगाएगा? 1 पे बल लगाएगा। कौन? 2 लगाएगा। और ये वाला फोर्स कौन लगा रहा है? ये वाला फोर्स ये लगा रहा है किस पे? 2 पे लगा रहा है, ड्यू टू 1। ये जो फोर्स होते हैं ना, वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं। इसका मतलब F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21। बोलो क्लियर है क्या? ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसी को बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है? अच्छा, दूसरी बात याद रखिएगा, इस फोर्स से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण याद रखिएगा। दिस फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है इन नेचर में हमेशा अट्रैक्टिव होता है, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि मास का सिर्फ एक ही तरह का नेचर होता है, मास के दो नेचर नहीं होते, मास का सिर्फ एक ही नेचर होता है। जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि मास का सिर्फ एक ही नेचर होता है, वो भी कैसा नेचर होता है? पॉजिटिव नेचर होता है। दिस इंप्लाइज दैट कि मास इज ओनली वन नेचर, इसका सिर्फ एक नेचर होता है, वो भी कैसा होता है? पॉजिटिव नेचर होता है। बोलिए क्लियर है क्या? लेकिन अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करिए, अगर मान लीजिए दो चार्ज है प्लस क्यू माइनस क्यू, एक दूसरे से अगर मान लीजिए r दूरी पे रखे हैं या x दूरी पे रखे हैं, तो इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कार्य करता है। इनके बीच क्या करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कार्य करता है। ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को ऐसे खींचेगा, ये वाला चार्ज इसको इधर खींचेगा, तो इनके बीच में लगने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों के चार्ज के गुणनफल के, तो Q1 इंटू Q2 के गुणनफल होता है और इनकी बीच की दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखो बिल्कुल सिमिलर तो नजर आ रहा है ना, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग ने अभी देखा था m1 m2 अपॉन x स्क्वायर देखा था, तो ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिल्कुल समान होता है, लेकिन एक अंतर भी है। अब बात आती है, हाँ बिल्कुल सही बात, एक अंतर है, सबसे इंपॉर्टेंट है डिफरेंस। अब हम लोग बात करते हैं डिफरेंस की। देखिएगा ध्यान से, जब यहां से हम एक प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो यहां पे कांस्टेंट लगाते हैं, इसको बोलते हैं के। क्या बोलते हैं? के। इस के को बोलते हैं कूलम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कूलम्स कांस्टेंट। ठीक है जी। और इस कूलम कांस्टेंट की, पेन कितना गिरता है यार मुझसे, इस कूलम कांस्टेंट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। बोलो है कि नहीं? ये हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का था, ये भी कंजर्वेटिव नेचर का है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स ये कौन सा रूल फॉलो करता है? इनवर्स स्क्वायर रूल फॉलो करता है। इसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कैसा रूल फॉलो करता है? स्क्वायर इनवर्स रूल फॉलो करता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोथ फॉलोज इनवर्स स्क्वायर रूल, व्युत्क्रमानुपाती रूल फॉलो करता है। ठीक है, चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। देखिए प्रीति गंगवार जी ने कितनी तेजी से आंसर दिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है। ये फोर्स आपका अट्रैक्टिव भी होगा और रिपल्सिव भी होगा। और आपको पता है अट्रैक्शन कब होगा? जब दो अनलाइक चार्जेस होंगे तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, और जब दो लाइक चार्जेस होंगे तो रिपल्शन फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अट्रैक्टिव और रिपल्सिव होने की वजह से इस बात का अनुमान लगाया जाता है कि चार्जेस के पास दो नेचर होते हैं, चार्जेस के दो नेचर होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव नेचर का होता है, जिससे इस बात का अनुमान लगाया जाता है कि मास एक ही नेचर का होता है, पॉजिटिव नेचर का, नेगेटिव नेचर का नहीं होता। ठीक है जी, बात समझ में आ रही? अब दूसरी बात समझिए, ग्रेविटेशनल फोर्स दो मास के बीच के मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको आप जरूर से नोट करते चलिएगा कि Fg इज इंडिपेंडेंट टू द मीडियम बिटवीन टू मास सिस्टम, टू मासेस, दो मासेस के बीच के मीडियम से इंडिपेंडेंट होता है। दो मास को उठाकर कैरोसिन में डाल दो, दो मास को उठाकर किसी पानी में डाल दो, पेट्रोल में डाल दो, कहीं भी ले जाओ, पूरी दुनिया में कहीं, पूरी यूनिवर्स में कहीं ले जाओ, अगर दो मास सेम हैं, उनके मास चेंज नहीं हो रहे हैं, उनकी बीच की दूरी सेम है, तो वो उनके बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल नियत होगा, चेंज कभी नहीं होगा। बोलिए क्लियर है क्या? चलिए, बहुत अच्छी बात, नीरज कुमार जी का सही आंसर। हाँ, वही डिफरेंस बता रहा हूं मैं डिफरेंस बता रहा हूं राजेश मौर्य जी। तो Fg इज इंडिपेंडेंट टू द मीडियम बिटवीन द टू मासेस, बट Fe जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, इज डिपेंड अपॉन द मीडियम
बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स, दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच के मीडियम पे डिपेंड करता है। और एक बात याद रखिएगा, अगर दो चार्ज पार्टिकल है, मान लीजिए इन वैक्यूम में, पहले मान लेते हैं वैक्यूम में, मान लीजिए एक आपके पास चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है मान लेते हैं Q2, एक दूसरे से rx दूरी पर रखे हैं, मान लेते हैं इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कार्य करेगा। हमने मान लिया कितना है F0 भाई, इसमें इधर फोर्स लगेगा, इसमें इधर फोर्स लगेगा, F0 का फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, हमने मान लिया। दूसरी कंडीशन में इन मीडियम, मान लो ये दोनों चार्ज किस में आ गए, किसी मीडियम में आ गए। मान लो हमने एक मीडियम ले लिया और इस मीडियम का मान लेते हैं डाई इलेक्ट्रिक्स है K बराबर 5। इस मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक्स क्या है दोस्तों? डाई इलेक्ट्रिक्स मतलब होता है इंसुलेटिंग मीडियम। ये क्या होता है? इंसुलेटिंग मीडियम होता है। तो डाई इलेक्ट्रिक्स क्या होता है ना, ये बताता है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना रिड्यूस कर दिया जाए। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस अगर करना है ना, तो डाई इलेक्ट्रिक्स मीडियम को उठा के डाल दो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाती है। अब जरा सुनिए मेरी बात को, हमने क्या किया, इन दोनों चार्ज को उठाकर इसमें डाल दिया, प्लस Q1 और माइनस Q1 उठा के मैंने इन दोनों चार्ज को यहां पे डाल दिया। इनके बीच का डाइलेक्ट्रिक है K। मान लो जब इनको वैक्यूम में रखा गया था तब इनके बीच फोर्स लग रहा था 10 न्यूटन का। कितना लग रहा था? 10 न्यूटन लग रहा था। अब इनको उठाकर हमने एज इट इज ऐसे डाल दिया अंदर, तो अब इनके बीच फोर्स कितना लगेगा हमें पता नहीं है। अब इनके बीच जो फोर्स लगेगा ना वो 1/K टाइम्स ऑफ इनिशियल फोर्स, इनिशियल फोर्स का 1/K टाइम्स हो जाएगा। मतलब अब जो बल लगेगा ना वो डिक्रीज कर जाएगा, अब जो बल लगेगा वो डिक्रीज कर जाएगा। देखो F0 कितना था? F0 था 10 न्यूटन, डाइलेक्ट्रिक कितना था? 5। कितना फोर्स लगेगा? 2 न्यूटन का फोर्स लगेगा। इसका मतलब समझ रहे हैं कि जब चार्ज पार्टिकल के बीच का मीडियम चेंज करते हैं ना, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी चेंज हो जाता है। और किस रेट से चेंज होता है? डाइलेक्ट्रिक के रेट से चेंज होता है। 1 टाइम्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक के रेट से चेंज हो जाता है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी चेंज होगी। लेकिन याद रखिएगा Fg मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, दो मास पार्टिकल के बीच में जो मीडियम होता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स से कोई लेना देना नहीं है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स से लेना देना नहीं है तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी से भी कोई लेना देना नहीं है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से भी कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इन दोनों में बस एक खास अंतर ये होता है कि मीडियम का, इसके बीच मीडियम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इनके बीच में मीडियम से बहुत लेना देना है। दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस देखिए, दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस देखिए, समझिए, दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस देखिए। बिल्कुल सही बात बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में देखा जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीक होता है, बहुत वीक होता है। कितना वीक होता है? 10⁻42 टाइम्स वीक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। ये पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है 10⁻42 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, याद रखिएगा। एक खास अंतर मैं आपको बताता हूं, वो खास अंतर क्या है कि मान लीजिए कि आपके पास एक प्लस Q चार्ज है, एक माइनस Q चार्ज है। समझिएगा मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं मैं। इनके बीच में प्लस Q चार्ज माइनस Q चार्ज है। तो अगर दो चार्ज बॉडी एक दूसरे से rx डिस्टेंस पे रखी हैं और मान लो चार्ज बॉडी में हम मान लेते हैं हमारे पास एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है मान लीजिए, और एक दूसरे से x दूरी पे रखे हुए हैं, तो इनके बीच दोनों तरह के फोर्स होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होगा और ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होगा और ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा, याद रखिएगा। क्योंकि चार्ज पार्टिकल के पास मास भी होता है, इसके पास भी तो मास होता है, और अगर दोनों के पास मास है तो एक चार्ज पार्टिकल अपने साथ मास भी लेकर आता है, याद रखिएगा। तो अगर चार्ज पार्टिकल के पास मास है तो इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल्स उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर दो मास बॉडी है M1 M2 एक दूसरे से x दूरी पर रखे हैं तो इनके बीच सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा, ओनली x बिटवीन देम, नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क, नो Fex बिटवीन। इनके बीच कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होगा, बट इनके बीच सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ये खास तरह का अंतर है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है? बताइए। बहुत ही बेहतर, बहुत ही बढ़िया, नीरज कुमार जी का सही आंसर, वेरी गुड। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अच्छा मैं बता दूं, सबसे नेचर में 4 प्रकार के फोर्स होते हैं ना। नेचर में कितने प्रकार के फोर्स होते हैं? 4 प्रकार के फोर्स होते हैं। सबसे पहला क्या होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, बोली है कि नहीं? और सबसे बड़ा फोर्स ही होता है। और उससे छोटा फोर्स क्या होता है? उससे छोटा फोर्स क्या होता है बताइए?
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। बोलिए क्या बोलिए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है जी। और उससे छोटा क्या होता है? उससे छोटा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को वीक फोर्स भी बोला जाता है, याद रखिएगा, इसको वीक फोर्स भी बोला जाएगा। और उससे छोटा क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा नेचर में फोर्स कौन सा होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लग रहा है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लग रहा है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लग रहा है। इसे हम शॉर्ट रेंज फोर्स भी बोलते हैं, शॉर्ट रेंज फोर्स भी बोला जाता है, याद रखिएगा। ये शॉर्ट रेंज में ही सिर्फ काम करता है, अगर रेंज बड़ी हो जाएगी तो ये फोर्स भी क्या हो जाएगा? डिसेबल हो जाएगा, वर्क नहीं करेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सबसे वीक फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। क्लियर हो गई बात? कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई समस्या नहीं है। चलिए, बहुत बेहतर कि आपने डिफरेंस करते हुए चलेंगे ना, चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगी आपको। यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है? बताएं। चलिए, तो यहां पे आपने क्या बात समझी? यहां पे आपने इंपॉर्टेंट चीजें क्या समझी? ठीक है, इजी है, समझ में आ गया। अब देखिए यहां पे कुछ और बात समझ लेते हैं। ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन फोर्स क्या है? व्हाट इज ग्रेविटेशन फोर्स? अगर दो मास सिस्टम पूरी यूनिवर्स में, दो मास सिस्टम अगर कहीं रखे हुए एक्स दूरी पे, तो इनके बीच में लगने वाले बल को बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन फोर्स। तो याद रखिएगा, इफ टू मास सिस्टम, टू मास object is kept at distance x in universe, पूरे यूनिवर्स में कहीं भी रखें, then force act between them is called gravitational force। gravitational force, इसको क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे, याद रखिएगा। जैसे कि मान लीजिए यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, एक m1 मास का है और दूसरा m2 मास का है, तो इनके बीच में मान लीजिए x दूरी है, तो इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स हमेशा कार्य करेगा, जिसे हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, ठीक है, नीरज कुमार जी सही है। अगर मान लीजिए इन दोनों में से कोई एक मास अर्थ हो गया, इन दोनों में से कोई एक मास अर्थ हो गया, ध्यान सुनिएगा, इन दोनों में से कोई एक मास अगर अर्थ हो गया, सेकंड लिखिए, इफ वन ऑफ द मास इज ऑफ अर्थ, देन force between them is called gravity। क्या बोलते हैं? ग्रेविटी बोलेंगे, याद रखिए। ये स्कोर क्या किस नाम से आते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में अंतर होता है, याद रखिएगा। तो ग्रेविटेशन क्या होता है? जब दो मास सिस्टम किसी यूनिवर्स में कहीं भी रखे हैं, तो इनके बीच की में लगने वाले बल को हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशन बोलेंगे। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास अर्थ है, जिसका सेंटर है O, रेडियस है RE, मास है ME, और मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है M मास का, इनके बीच में अब एक बल कार्य कर रहा है, जिसको हम क्या बोलेंगे? फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटी बोलेंगे सिर्फ। ठीक है, समझ में आ गई? इजी है। चलिए, अब देखिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम अगर, जैसे मान लीजिए हमारे पास अर्थ है, ये अर्थ मान लेते हैं, इसका सेंटर है O, इसका मास है ME और रेडियस मान लेते हैं RE है, और मान लीजिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है M मास की, हम इसको छोड़ेंगे। जैसे हम इसको छोड़ते हैं ना, तुरंत कहां आती? नीचे आती है। तुरंत आती नीचे। मतलब अर्थ क्या करता है ना, हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, और जिस फोर्स से वो खींचेगा उसको बोलेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। क्या बोलेंगे? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। और ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इस ऑब्जेक्ट की वेट के बराबर होगा, याद रखिएगा। दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन किसके बराबर होगा? इज इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की वेट के बराबर होगा। और ऑब्जेक्ट का वेट कितना है? मान लेते हैं W, क्योंकि मास M है। और अब जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से गिरेगी
ध्यान समझिएगा, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से गिरेगी तो उसकी स्पीड लगातार बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इस पे एक बल लगा रहा है, और जब कोई ऑब्जेक्ट किसी पे बल लगाती है ना, तो उसका स्पीड लगातार बढ़ती जाती है, या तो स्पीड घटती जाएगी या बढ़ती जाएगी। अब इनके बीच में लगने वाला जो बल होता है ना, इनकी बीच की दूरी पे डिपेंड करता है। तो देखो जैसे जैसे इनकी बीच की दूरी कम होती जाएगी, फोर्स बढ़ता जाएगा। इसका मतलब अर्थ इस बॉडी को तेज खींचेगी तो इसका स्पीड लगातार बढ़ेगी, और जब इस ऑब्जेक्ट की लगातार स्पीड बढ़ेगी तो इसके अंदर एक क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, और इस एक्सीलरेशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलेंगे, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, इसको हम बोलेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब इस बॉडी का वेट कितना हो जाएगा, m इंटू जी हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कौन सा एक्सीलरेशन आ रहा है, जी वाला एक्सीलरेशन आ रहा है, जिसको बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और दो बॉडी के बीच में लगने वाला बल क्या होता है, जी एम ही होता है मास ऑफ द अर्थ इंटू एम इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन इनकी बीच की दूरी कितनी है, मान लेते हैं आर ई स्क्वायर, ये कुछ भी मान लीजिए, मान लेते हैं आर स्क्वायर। ठीक है, और इनके बीच में बल कितना कार्य कर रहा है, एम जी। बोली है कि नहीं। अब इन दोनों को जब बराबर करेंगे तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आपको एक रिलेशन क्या मिलेगा, जी इज इक्वल टू मिलेगा जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। अब ये बॉडी यहां पर आएगी, यहां पर आगे गिर जाएगी। भैया जैसी बॉडी यहां पे आगे गिर जाएगी तो अब ये रेडियस कितना हो जाएगा, आर ई। इसका मतलब आर किसके बराबर हो जाएगा, आर ई के बराबर हो जाएगा। तो चलिए बराबर कर दीजिए, तो जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। इसका मतलब हो गया कि अर्थ के सरफेस पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर होती है, याद रखिएगा। ठीक है ना। नीरज कुमार जी पूछ रहे हैं, सर मेरे और मेरे मोबाइल में अट्रैक्शन क्यों नहीं लग रहा है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने, बताते हैं। नीरज जी पूछ रहे हैं कि अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन लग रहा है तो फील क्यों नहीं होता, यही पूछ रहे हैं आप, फील क्यों नहीं होता। बहुत अच्छी बात है। देखिए आपको पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से गिर रही है, जैसे मान लीजिए कि ये अर्थ है और एक ऑब्जेक्ट है जो m मास की है, अगर ये अर्थ इस ऑब्जेक्ट को इस बल से खींच रही है, इसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोल रहे हैं, तो ये मास इस अर्थ को भी तो खींच रही है ऊपर की तरफ, जिसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों फोर्स क्या होते हैं, सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं और सेम नेचर के भी होते हैं, आप जानते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अर्थ इसको नीचे मूव कर रहा है, लेकिन अर्थ मूव नहीं कर रही है, क्योंकि ये वाला मास इस वाले मास को भी तो खींच रहा है, एफजी फोर्स है। तो इसमें एक्सेलरेशन नहीं आ रहा है, लेकिन इस वाले मास में एक्सेलरेशन आ रहा है। ऐसा क्यों होता है, बहुत आसान है। आपको पता है क्या, आपको पता है एफ इज इक्वल टू एम जी होता है, जिसे हम बोलते हैं वेट इज इक्वल टू एम जी। बोली है कि नहीं। इसका मतलब दोनों पे क्या लगने वाला, बल समान है। भाई ये इस पे बल लगा रहा है एफ जी, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये इसको खींच रहा है अपनी तरफ अपोजिट फोर्स से, इसका सेम मैग्नीट्यूड होगा, मतलब बल तो समान है। और अगर बल समान है इसका मतलब क्या हो गया, एम जी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बोली है कि नहीं, क्लियर हो रही क्या। और यहां पे हम एम ए इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है एक्सीलरेशन। इसका मतलब होता है जिसका मास बहुत ज्यादा होता है ना, उसमें एक्सीलरेशन बहुत कम होता है। तो इस अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, इस वजह से इसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। इसमें एक्सीलरेशन क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि इसका मास बहुत कम है। और जिस ऑब्जेक्ट का मास बहुत कम होता है ना, उसमें एक्सीलरेशन बहुत तगड़ा प्रोड्यूस होता है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन, समझ के देखो, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, वैसे अप्रॉक्सीमेट 6.4 × 10⁻34 kg होता है, शायद ऐसा ही कुछ होता होगा, 34 kg होता है, मुझे ध्यान नहीं है, इतना ही शायद होता है। ध्यान से देखिएगा। अब एक बात बताइए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, इस पे इतना चार्ज है, 1 न्यूटन का फोर्स लगा दो जरा इस पे जरा, F इज इक्वल टू ma पे 1 न्यूटन का फोर्स, इसका मास कितना है, 6.4 × 10⁻34 इंटू मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन है। कितना एक्सेलरेशन आएगा, कल्पना कर सकते हो, 6.4 × 10⁻34। जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे 10⁻34 डिवाइडेड बाई 6.4, भाई साहब 10⁻34 के ऑर्डर का एक्सेलरेशन मिल जाता है इस इलेक्ट्रॉन को, अगर 1 न्यूटन का फोर्स लग गया। इतना खतरनाक एक्सेलरेशन आ जाता है। इसका मतलब जिस पार्टिकल का मास जितना कम होगा ना, उसमें एक्सेलरेशन बहुत खतरनाक आएगा। बात समझ में आ रही है क्या। इस वजह से क्या होता है, ये वाली बॉडी नीचे की तरफ चली जाती है, लेकिन अर्थ इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। यही आप पूछ रहे हैं, जैसे कि हम खड़े हैं और बगल में मेरा चेयर खड़ा है, लेकिन हम दोनों में अट्रैक्शन फील नहीं होता। वजह यह है कि मास बहुत ज्यादा है। वजह क्या है, मास बहुत ज्यादा, हमारा मास बहुत ज्यादा, इस वजह से हम लोग में अट्रैक्शन बहुत कम है।
बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन? चलिए बहुत बढ़िया। नीरज कुमार जी समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्लियर है? इसका मतलब ये हो गया कि अर्थ के सरफेस पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आज से रट लीजिए आज से रट लीजिए। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस पे बात कर रहे हैं सिर्फ, तो स्मॉल g इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। यहां पे एम ई क्या होता है? मास ऑफ अर्थ, और आर ई क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ का रेडियस। अर्थ का रेडियस आई थिंक होता है आपका 6400 किलोमीटर होता है ना। और मास, मास मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, 6.6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg होता है। कितना होता है? अब पेपर कब तक होगा? पेपर की डेट तो आई गई है ना शायद अप्रैल में, पीजीटी फिजिक्स का शायद अप्रैल में होगा ना, पेपर की डेट आ गई, आपको पता होना चाहिए। पीजीटी वालों का, यूपी पीजीटी वालों का पेपर अप्रैल में होने की पूरी, अप्रैल में डेट आ गई है, और मार्च के लास्ट में टीजीटी साइंस वालों का पेपर होगा। चलिए बढ़िया है, क्लियर है? तो ये चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां से आप इसको देख लीजिएगा, जी एम ई बराबर क्या होता है? जी आर ई स्क्वायर होता है। हम बार बार एक रिलेशन ऐसा प्रूफ करेंगे, इन दोनों को हम बराबर बराबर कर देंगे, तो जी एम ई बराबर जी आर स्क्वायर होगा। ठीक है ना? चलिए, हाँ 4-5 अप्रैल को पेपर है, प्रीति गंगवार जी ने सही कहा। और मार्च के लास्ट में शायद टीजीटी साइंस वालों का पेपर है। चलिए, अब जो अर्थ का सरफेस पे देखिए, अब क्या होता है ना कि हम इस पे सारी वैल्यू जानते थे। जैसे जी की वैल्यू जानते हैं 6.67 10 टू द पावर -11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और मास ऑफ द अर्थ। आप जरा बताइए, आप लोग जरा बताइए अर्थ मास। देखिए राजेश कुमार जी ने बता दिया, भाई वाह, राजेश मौर्य जी ने बता दिया 9.1 10 34। थैंक यू सो मच राजेश मौर्य जी, थैंक यू सो मच। इंटू 10 टू द पावर -34 डिवाइडेड बाय रेडियस आर ई का स्क्वायर, मतलब 6400 किलोमीटर का स्क्वायर। तो 6400 किलोमीटर का स्क्वायर, अब किलोमीटर है, इसको जरा मीटर मीटर में चेंज कर लेना, ठीक है? तो 6400 किलोमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करते हो ना, तो 9 पॉइंट आता है 7938 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाता है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू उतनी आती है। हम इसको क्या मान लेते हैं? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान लेते हैं, लेकिन अर्थ सरफेस पे इतना एक्सेलरेशन होता नहीं है। अगर आप सिंपल पेंडुलम का प्रैक्टिकल करने बैठे, तो सिंपल पेंडुलम के प्रैक्टिकल करेंगे ना, तो आप जब रीडिंग निकालेंगे तो 9.8 मीटर पर सेकंड कभी मिलेगी नहीं। ये 9.8 मीटर पर सेकंड की रीडिंग कब मिलती है? जब हम वैक्यूम ले लेते हैं। क्या लेते हैं? मान लेते हैं देयर इज नो पार्टिकल, कोई पार्टिकल नहीं है, हम वैक्यूम अगर कंसीडर कर ले, इन वैक्यूम में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिलती है। ठीक है, बताइए। अगर मान लीजिए देयर इज नो पार्टिकल, कोई पार्टिकल वार्टिकल नहीं है, एक ऑब्जेक्ट ऐसी गिराई जा रही है, तो इसके ऊपर कितना एक्सेलरेशन लग रहा है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लग रहा है। इसका मतलब आप ये बात यहां से देख रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इज इंडिपेंडेंट टू द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट के मास से इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब मान लीजिए अर्थ का सरफेस है, और वैक्यूम में अगर दो बॉडी रखी हुई है, वैक्यूम में, किसमें? वैक्यूम में एक बॉडी है मास m1, एक बॉडी है मास m2, और ये मास m1 इज ग्रेटर देन m2 है, और दोनों को साथ छोड़ा गया, दोनों को सेम हाइट से छोड़ा गया। मान लीजिए ये हाइट h है, और ये भी हाइट कितनी है? h है, मान लीजिए। तो दोनों सेम समय अंतराल पर अर्थ के सरफेस पहुंचेंगी, दोनों सेम समय अंतराल पे अर्थ के सरफेस पे पहुंचेंगी। जितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस पे लग रहा है, उतना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस वाली बॉडी पे लग रहा है। तो इसका मतलब बात समझ में ये आ रही है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस पे डिपेंड कर रही है? सिर्फ और सिर्फ डिपेंड किस पे करती है? हाइट पे डिपेंड करती है, और किसी बात पे डिपेंड नहीं करती। क्लियर है? बात समझ में आ गई? अब मान लीजिए आपको इस पॉइंट पर निकालना है ग्रेविटी, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सेंटर से लेकर यहां तक की डिस्टेंस को पूरा लेना पड़ेगा। ये डिस्टेंस कितनी हो गई? मान लीजिए आर ही हो गई, और डिस्टेंस कितनी हो गई? h, और यहां पे ग्रेविटी कितनी होगी? g डैश, यहां पे ग्रेविटी कितनी होगी? g डैश। क्योंकि ग्रेविटी क्या होती है? अर्थ के सरफेस जब ऊपर जाते हैं तो ग्रेविटी डिक्रीज करती है, और अर्थ के सरफेस के नीचे जाते हैं तो भी ग्रेविटी डिक्रीज करती है। अर्थ अगर अपने एक्सिस पे रोटेट करेगा तो भी ग्रेविटी डिक्रीज करेगी, और अर्थ पोल पे थोड़ा सा चपटा होता है, और इक्वेटर थोड़ा सा इलोंगेट होता है, इसकी रेडियस बड़ी होती है, तभी क्या होती है? इसकी ग्रेविटी वेरी करती है। तो अर्थ की ग्रेविटी कई कारणों से वेरी करने स्टार्ट कर जाती है। ठीक है, अप्रैल में राजेश मौर्य जी कह रहे हैं 10 से 12 अप्रैल को टीजीटी साइंस का है। मुझे
अच्छा स्मॉल जी को सही लिखिए सर, स्मॉल जी को सही लिखें। अच्छा स्मॉल जी को सही लिखें, अच्छा एक मिनट, ठीक है मैं एक मिनट थोड़ा सा मैं सही लिख लेता हूँ स्मॉल जी को, माफ करिएगा अगर मैंने कुछ गलत लिख दिया हो तो। स्मॉल जी, ठीक है। और कुछ, और कोई सेवा मेरे लायक, ठीक है बात समझ में आ रही है। इसका मतलब वैक्यूम में गिराया जाएगा तो दोनों सेम समय पहुंचेंगी। अगर मान लीजिए कि अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर है, मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, अब भैया अर्थ के चारों तरफ तो ढेर सारे एयर के पार्टिकल्स भी तो हैं, और एयर के पार्टिकल की जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो इनकी एस्केप्ड वेलोसिटी से क्या है, कम है, तभी तो ये एयर के पार्टिकल्स नहीं भागते, है ना। अब मान लीजिए अब यहां से हम दो ऑब्जेक्ट को गिराएं, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, ये m1 मास है और ये m2 मास है। मान लीजिए m1 मास बहुत बड़ा है m2 वाले मास पे, अब कौन सी बॉडी पहले गिरेगी, m1 वाली बॉडी पहले गिरेगी, m2 वाली बॉडी बाद में गिरेगी। दोनों पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो सेम लग रहा है, दोनों पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम लग रहा है, अर्थ दोनों पे सेम बराबर तरीके का फोर्स लगा रहा है, लेकिन एयर के रेसिस्टेंस की वजह से ये वाली बॉडी क्या होगी, बाद में गिरेगी कि पहले गिरेगी, बाद में गिरेगी, क्योंकि इसका मास कम है। और जिस ऑब्जेक्ट का मास कम होता है ना, एटमॉस्फेयर या अर्थ जो एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स होते हैं उस पे एयर फ्रिक्शन या ड्रैग फोर्स ज्यादा लगाते हैं, और जिसका मास ज्यादा होता है एयर की फ्रिक्शन कम लगता है। तो याद रखिएगा एयर का फ्रिक्शन इस m1 पे क्या लगेगा, कम लगेगा, m1 मास पे एयर फ्रिक्शन कम लगेगा, लेस। बस m2 मास पे क्या होगा, एयर फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, एयर फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा। अगर m2 मास पे एयर फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा तो m2 वाली बॉडी बाद में गिरेगी, m1 वाली बॉडी पहले गिर जाएगी। बोली है कि नहीं। चलिए ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। इसका मतलब ये होता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम लग रहा है, लेकिन बॉडी जो नीचे गिर रही है वो एयर के ड्रैग फोर्स, इस एटमॉस्फेयर के ड्रैग फोर्स, एयर पार्टिकल की एयर रेसिस्टेंस, एयर फ्रिक्शन की वजह से बॉडी एक पहले पहुंच जाती है, दूसरी बाद में पहुंचती है। जो भारी होगी वो पहले पहुंच जाएगी। अच्छा मान लीजिए मान लीजिए कि एक आपके पास एक पतला सा एक क्या शीट है और एक बड़ी शीट है, और दोनों के मास बराबर है। ध्यान सुनिएगा, इसका भी मास मान लीजिए 5 किलोग्राम है, इसका मास कितना है 5 किलोग्राम, और इसका भी मास 5 किलोग्राम है, दोनों का मास 5 किलोग्राम है। एक पन्ना छोटा सा है, एक पन्ना बहुत बड़ा सा है, दोनों को सेम हाइट से छोड़ा गया, अर्थ के सरफेस एच से ऊपर छोड़ा गया, ऐसे छोड़ा गया। कौन पहले गिरेगा, ये गिरेगा कि ये गिरेगा, 5 किलोग्राम वाला पहले गिरेगा कि ये 5 किलोग्राम वाला पहले गिरेगा। ये शीट बहुत छोटी सी है और ये शीट बहुत बड़ी है, बड़ी बड़ी शीट है, कौन पहले गिरेगा। इसको हम कुछ नामकरण कर दें, इसको कुछ नामकरण कर देते हैं चलिए इसको हम बोल देते हैं ए बॉडी, इसको बोलते हैं बी बॉडी। बताइए कौन सी बॉडी, कौन सा पेज पहला गिरेगा, ए या बी। नीरज कुमार जी का आंसर है स्मॉल वाला पहले गिरेगा, बिल्कुल सही बात है। स्मॉल वाला पहले इसलिए गिरेगा क्योंकि जो ड्रैग फोर्स होता है ना वो एरिया ऑफ कांटेक्ट पे भी डिपेंड करता है। जिस ऑब्जेक्ट का एरिया ऑफ कांटेक्ट जितना ज्यादा होगा एटमॉस्फेयर में एयर के संपर्क में, उसमें ड्रैग फोर्स ज्यादा लगेगा। देखो इसमें ड्रैग फोर्स ज्यादा लग रहा है, इसमें ड्रैग फोर्स कम लग रहा है, और जिसमें ड्रैग फोर्स कम लगेगा वो पहले पहुंचेगा, और जिसमें ड्रैग फोर्स ज्यादा लगेगा वो देर में पहुंचेगा। इसका मतलब ए वाला जो शीट है वो पहले पहुंचेगी, बी वाली शीट बाद में पहुंचेगी। ठीक, क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलिए बहुत बढ़िया। अरे विवेकानंद जी कह रहे हैं सेम टाइम पर गिरेगा, नहीं भैया सेम टाइम पे नहीं गिरेगा, सेम टाइम पे नहीं गिरेगा। ए वाली बॉडी पहले गिर जाएगी, मतलब ए वाला शीट पहले गिर जाएगा, बी वाला शीट बाद में, क्योंकि जो ड्रैग फोर्स होता है ना, ड्रैग फोर्स, तो वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है और एरिया ऑफ कांटेक्ट पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। दीप माला जायसवाल जी का आंसर बिल्कुल ठीक है, ए वाली बॉडी पहले गिरेगी। ठीक है जी, चलें आगे। चलिए आ जाइए, एक क्वेश्चन आपसे पूछे क्या, एक क्वेश्चन पूछे आपसे, तैयार है, रेडी। चलिए रेडी रहिए, तैयार हो जाइए, क्वेश्चन पूछते हैं हम आपसे। मान लीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, एक स्फेरिकल बॉल है, मान लेते हैं इसका मास है m, इसका मास क्या है m है, और एक दूसरा स्फेरिकल बॉल है, इसका भी मास m है। अच्छा ये दोनों सेम मटेरियल के बने हैं, इसकी भी डेंसिटी रो है और इनकी भी डेंसिटी रो है,
इसका सेंटर है ओ, इसका सेंटर है मान लेते हैं ओ डैश, और इसकी रेडियस मान लीजिए कुछ भी रेडियस मान लीजिए, लेट इट बी इसकी रेडियस है, लेट इट बी आर, और इसकी भी रेडियस कितनी है मान लेते हैं आर इसकी रेडियस। ठीक, इनके बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा, यस डेफिनेटली करेगा। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम, इनके बीच में कार करने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, ध्यान सुनिएगा, होगा ऑप्शन Fg is directly proportional to r square, Fg is directly proportional to r की पावर 4, Fg is directly proportional to 1 upon r की पावर 4, ये Fg is inversely proportional to 1 upon r square। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? बात समझिएगा, दोनों सेम मटेरियल, क्योंकि दोनों की डेंसिटीज बराबर है, इसका मास m है, इसका भी मास m है, इनका रेडियस r है, इनका भी रेडियस r है, और इनका सेंटर o है, इनका सेंटर o डैश है, और इनके बीच में लगने वाला एक ग्रेविटेशनल फोर्स, इनके बीच में क्या लगेगा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा टुवर्ड देयर सेंटर, इनके सेंटर की। तो बताइए इनके बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 4, 1 अपॉन आर की पावर 4 एंड 1 अपॉन आर स्क्वायर। व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? बताइए जी। श्रद्धा कुशवाहा जी कह रही हैं 1 अपॉन आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। सही कह रहे हैं, जब वेट और एरिया सेम होगा, इनकी डेंसिटी सेम होगी, इनका मास सेम होगा, इनका एरिया ऑफ कांटेक्ट सेम होगा, तो वो सेम गिरेगा। लेकिन एक और चीज बताएं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आसान, देखिए मैं बताता हूं। जैसे मान लीजिए, ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, आपके पास एक कॉपी है और एक एग्जाम्पल, अब आप सोचिए कौन पहले करेगा, ये करेगा कि ये करेगा? एक बहुत ही कॉमन सी बात है, वाले रजिस्टर पहले गिरेगा और ये वाला बाद में गिरेगा। वैसे इसको नीचे गिराएंगे, विद्या माता है, और नीचे गिराएंगे तो आप पड़ेगा, नीचे नहीं गिराएंगे, फिर भी हम इसको नीचे गिराते हैं। मैंने इसको नीचे कैच कर दूंगा, देखिए इसका मतलब ये पहले नीचे गिरी, वेट और वेट में हल्की भी है, इसका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बड़ा है, इसका एरिया कॉन्टैक्ट छोटा है। ये काम करता है, बहुत ध्यान से चलिए, बहुत आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। इसको ऊपर रखते हैं क्या, गिरा के देखें आप, देखिए अब दोनों सेम गिर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस पेज पे अब एयर फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। अब एयर फ्रिक्शन किस पे लग रहा है? सिर्फ इस पे लग रहा है, और जितने फोर्स से ये गिरेगा उतने फोर्स से ये भी करेगा, और जितने समय में ये गिरेगा उतने समय में ये भी करेगा। सारा खेल एयर फ्रिक्शन का है, ड्रैग फोर्स का है, याद रखिएगा, ठीक है। इसको नीचे लगा के देख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसको नीचे लगा के देखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम समय भी करेंगी। तो यहाँ पे पूरा खेल किसका है? यहाँ पे पूरा खेल सिर्फ ड्रैग फोर्स का, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा आप लोगों से, लेकिन अभी तक इसका आंसर किसी ने भी सही नहीं दिया। सही बात, अभी तक मुझे इसका किसी ने आंसर सही दिया नहीं है। What will be the right answer? What will be the right answer? The right answer is option B. The gravitational force is directly proportional to r की पावर 4। सबसे बेहतर आंसर है नसीम खान का, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट, सबसे बेहतर आंसर और सबसे पहले आंसर और सबसे सटीक आंसर दिया है नसीम खान जी ने। और नसीम खान जी के लिए क्लैप और कोई करे नहीं, मैं क्लैप करूंगा, सबसे बढ़िया आंसर दिया है और परफेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। सूरज कुमार जी का भी आंसर ठीक है, ऑप्शन बी, आई मीन दिस इज द एब्सोल्युटली करेक्ट। अब बात आती कैसे, देखो इनके बीच में लगने वाला जो बल है ना, F इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, मतलब r इंटू आर मतलब 2r का होल स्क्वायर, ये तो कहोगे ना। अच्छा जी, मास और इसका वॉल्यूम कितना है भी, इसका भी वॉल्यूम भी होगा। तो मास बराबर क्या होता है भाई, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास बराबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना है, रो, वॉल्यूम कितनी है, 4/3 पाई आर क्यूब। बोलो है क्या, उठा के रखेंगे, उठा के, रो मल्टीप्लाई बाय 4 पाई आर का होल स्क्वायर करना बनता है, क्योंकि मास का स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। देखो आर क्यूब की पावर 2 मतलब आर की पावर 6,
डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, तो पावर 6 अपॉन आर स्क्वायर से 2 कट जाएगा तो बचेगा आर की पावर 4। इसका मतलब एफ जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 4। और बेहतर आंसर दिया है। आवाज क्लियर नहीं है, राजेश मौर्य जी कह रहे हैं आवाज क्लियर नहीं है। एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? बताएं, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है यार? आवाज तो परफेक्ट आ रही है भाई, आवाज तो परफेक्ट आ रही है। चलिए बहुत बेहतर, तो सही आंसर दिया है, बहुत बेहतर आंसर दिया है। तो क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलिए इसी क्रम में एक क्वेश्चन आपके सामने और प्रस्तुत कर रहा हूं मैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ऑब्जेक्ट है और एक छोटा सा ऑब्जेक्ट ये, मतलब एक बड़ा स्फीयर है, एक छोटा सा स्फीयर है। इसका सेंटर ओ, ये मान लेते हैं ओ डैश, ठीक है। और इनके सेंटर से सेंटर तक की दूरी हमने एज्यूम कर लिया है, मान लिया है कि लेट इट बी, कितना मान लें, 8 सेंटीमीटर मान लें या 8 मीटर मान लें, ठीक है। क्लियर सर? अरे एम आई ऑडिबल? आवाज ठीक आ रही है? ठीक है, अब ठीक है। एम आई ऑडिबल? आवाज क्लियर है? कोई दिक्कत? अब ठीक है? एक बार कमेंट करके बता दीजिए, एक बार कमेंट करके बता दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई, आसान है, ठीक है। चलिए इसका रेडियस आपको दिया गया है, इसका रेडियस मान लीजिए है 6 मीटर, इसका रेडियस है 6 मीटर और इनके सेंटर से सेंटर के बीच की, मतलब इन दो इनके कॉन्टैक्ट की दूरी है, मतलब ये कॉन्टैक्ट समझ रहे हैं ना, इनके कॉन्टैक्ट के बीच की दूरी है 8 मीटर। तो आपसे पूछ रहा है बताइए ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, व्हाट विल बी द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब सुनिए, इसका मास है 4 किलोग्राम, इसका मास है 2 किलोग्राम, इसका मास कितना है 2 किलोग्राम। निकालिए इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स, निकालिए इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालिए। और एक बात याद रखिएगा, इसका रेडियस इसके डायमीटर के बराबर है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको ये जो दो ऑब्जेक्ट दिया गया है ना, ये जो ऑब्जेक्ट दिया गया है ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी, तो ऑब्जेक्ट ए का जो रेडियस है, रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट ए इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट बी, ऑब्जेक्ट बी के डायमीटर के बराबर है, ये दे दिया गया आपको। चलिए इनके बीच निकालिए ग्रेविटेशनल फोर्स। अरे यार क्लियर नहीं है, देखिए मुझे लग रहा है कुछ इशू हुआ है। देखिए मुझे लग रहा है कुछ दिक्कत फंस रही है। हाँ वैसे भी टाइम फिनिश हो गया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसे आप लोग कल मुझे बताइएगा, कल फिर क्लास में लूंगा और कल हम लोग बात करेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेरिएशन ऑफ जी में वेरिएशन पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग कल और पढ़ेंगे सैटेलाइट, ये आप देख लीजिए मोशन ऑफ सैटेलाइट, मोशन ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट का मोशन एंड टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, ये हमारा कल का टॉपिक रहेगा, ठीक है जी, कल इसको खत्म कर देंगे। चलिए तो तैयारी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।